ये हमारा सर्विस टैक्स है, और जिस तरह हम लोग शुरू से ही जानते हैं, दे आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ढंग से देखेंगे, दो तरह के टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं। पहला कहलाता है डायरेक्ट टैक्स और सेकंड कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स की जरूरत क्या है? टैक्स की जरूरत क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द नीड टू इम्पोज अ टैक्सेशन? बिल्कुल सही बात है। आप जो रास्ते पर चल रहे हो, रोड पर चल रहे हो, रोड किसके पैसे से बना? तुम्हारे। बिल्कुल सही है, तुम्हारे पैसे से बना। जो सदर हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, वो किसके पैसे से बने? हम पब्लिक के पैसे से ही बने। गवर्नमेंट जो होती है हम लोग की क्या होती है? माई बाप। जो सरकार होती है वो हम लोग की क्या होती है? माई बाप का रोल प्ले करती है, माँ बाप का रोल प्ले करती है। जिस तरह हमारे घर में बड़े होते हैं वो पूरे घर को मैनेज करते हैं, उसी तरह हमारी कंट्री को मैनेज करती है हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अच्छी तरह मालूम है कि ये हमारे बच्चे हैं। ये सब क्या है? हमारे बच्चे हैं। इनकी हेल्थ की सिक्योरिटी, इनके खाने की सिक्योरिटी, इनके जो राइट्स हैं वो हमें इनको प्रोवाइड करवाने हैं। घर पे देखो, जिस तरह एक कमाऊ बंदा होता है, कमाऊ पूत होता है, वो पैसा लाता है, माँ बाप को देता है, माँ बाप खर्च करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। यही चीज़ टैक्सेशन सिस्टम पर भी एप्लीकेबल होती है। जो कमाऊ मेंबर्स होते हैं, जो कमाने वाले मेंबर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट उस पर क्या करती है? फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है लोगों के बीच में। आखिर गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं उसके पास कोई भंडार पड़ा हुआ है, पैसा निकाला लो, पैसा निकाला लो। आखिर गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से पहुँचेगा? कहीं से पहुँचेगा, तभी तो वो गवर्नमेंट आपके ऊपर खर्च करेगी। पक्की बात है ना? तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू का सोर्स क्या है? टैक्स। कितने तरह के टैक्सेस? दो तरह के टैक्सेस। दो तरह के टैक्सेस लगाने के पीछे लॉजिक क्या है? और ये टैक्स सिस्टम सर क्या आज की देन है ना? जब राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय भी देखो तो लगान के तौर पर टैक्स को चार्ज किया जाता था। बेसिक पर्पस ही यही होता था, अपनी जनता को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। अगर हम बात करें दोनों टैक्सेस की तो क्या फ़र्क है? जब हमने डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया था, फर्स्ट लेक्चर दिया था, मैंने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स के पीछे है लॉजिक दौड़ता है, वो है कैपिटलिज्म को न बढ़ावा देना, सोशलिज्म पर लाना, यानी सबकी अर्निंग को बराबर लाना। रॉबिन हुड क्या करता था? अमीरों से पैसा लेता था, छीनता था और किस में बांटता था? गरीबों में। तो आज की गवर्नमेंट भी हमारी ऐसी ही है, अमीरों से पैसा लेती है क्योंकि उसको मालूम है कैपिटलिज्म की इकोनॉमी में अमीर और गरीब होते हैं, तो हम गरीबों को फैसिलिटेट करते हैं अमीरों से पैसा ले करके, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट, या कह सकते हो कि इक्वलाइजेशन लाना, लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं अमीरी और गरीबी का, उस डिफरेंस को खत्म करना। क्लियर? लेकिन हम लोग की गवर्नमेंट फिलहाल आज की डेट में आधी रॉबिन हुड है, पैसा ले तो लेती है, देती नहीं है। चलो, तो ये डायरेक्ट टैक्स का सिस्टम है। क्या सिस्टम है? जिनकी अर्निंग के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये लोगों की अर्निंग्स हैं। हम लोग कहीं यहां पर आएंगे, यहां क्यों? गवर्नमेंट ने कहा इन लोगों से हम पैसा वसूलेंगे, एक लिमिट के ऊपर जिनका इनकम होगा उनसे हम पैसा चार्ज करेंगे। किस नाम से? डायरेक्ट टैक्स के नाम से। मान लेते हैं गवर्नमेंट ने इतना निकाल दिया और इसको इसमें फुलफिल कर दिया। ये केवल एज्यूम्ड फिगर है, लिया इससे भी जाना है, लिया इससे भी जाना है, लिया इससे भी जाना है, लिया इनसे भी जाना है। मान लेते हैं इतना हिस्सा निकला और इस गैप को क्या किया? फिलअप कर दिया। ये तरीका है डायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन पर कॉस्ट ज़्यादा आती है, रेवेन्यू कम आती है। गवर्नमेंट के पास कलेक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है डायरेक्ट टैक्स की, जबकि रेवेन्यू कम होती है, बावजूद इसके कि ये टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है। अगर हम इस टैक्सेशन सिस्टम को हटा दें, ये लॉजिक देते हुए सर कॉस्ट ज़्यादा आती है, कलेक्शन कम आता है, देन व्हाट इज़ द बेनिफिट टू रन सच टाइप ऑफ टैक्सेशन सिस्टम? इसको तो एलिमिनेट ही कर दो आप।
अगर इस तरह से सोचोगे तो ज़रा सोचो, अगर तुम जाते हो ट्रेन में, टिकट खरीदा, ट्रेन में बैठा, देखा पूरी की पूरी बोगियाँ खाली, अकेले तुम राजा हो ट्रेन के, क्या ट्रेन चलेगी अकेले तुम्हारे बैठने पर? चलेगी तुम्हारे अकेले बैठने पर? चलेगी, और तुम्हें जहाँ तक जाना है वहाँ तक पहुँचाएगी। ऐसे थोड़ी टीटी आएगा, भाई साहब उतरो, आज कोई आया नहीं है, आप जाओ घर जाओ। बस में बैठे, बस में कुल मिले 5 लोग है, 50 लोगों की सीट, 5 लोग बैठे, ऐसा थोड़ी कंडक्टर कहेगा ये लो अपना पैसा दूसरी जाकर बस देखो। अरे नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट अगर ये देखने लगे कि यहाँ घाटा हो रहा है, हटा दो। पोलियो में कौन सा गवर्नमेंट को फायदा हो जाता है? गवर्नमेंट कौन सा आपसे पैसा ले लेती है पोलियो ड्रॉप पिलाने की? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोशली करनी जरूरी होती हैं, इसीलिए इसको कहा गया सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट या वेलफेयर सिस्टम। उसी के कारण हम इसको बंद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कोई चीज़ प्रॉफिटेबल होगी तभी रन करेंगे, लॉस मेकिंग होगी तो उसको बंद कर दो। सिविल हॉस्पिटल, कौन डॉक्टर आपका 1 रुपये में इलाज करेगा? कौन डॉक्टर आपका 1 रुपये में इलाज करेगा? लेकिन सिविल हॉस्पिटल्स पे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर लॉस में जा रहा है बंद कर दें सिविल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस बंद कर दें सारे। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां आज भी 1.5-2 रुपये पर मंथ के हिसाब से चार्ज लिया जाता है, क्या बंद कर दें उन कॉलेजेस को? कौन सा ऐसा टीचर होगा जो 1.5 रुपया लेकर के आपको पढ़ाएगा महीना भर? कोई नहीं। तो क्या करें? बंद कर दें उन सब कॉलेजेस को, ये सब सिस्टम हटा दें ना। गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लिया, गवर्नमेंट ने आपसे, जो कमाऊ लोग हैं उनसे टैक्स लिया, जो कमाऊ लोग हैं उनसे जो टैक्स लिया उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। एंड द टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ऑन whom this type of taxes are to be charged or imposed, those person have to pay those amount of taxes out from their own pocket। उनको अपने जेब से देना ही पड़ता है, वो किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगा है तो इसका मतलब मेरी इनकम पर टैक्स लगा है, अब वो मेरा इनकम टैक्स, वो पर्सनल मेरा टैक्स है, वो मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। कौन कौन सी चीजें आती हैं इसमें? इनकम टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है, गिफ्ट टैक्स आता है। क्लियर? पहला आएगा इनकम टैक्स और दूसरा आएगा वेल्थ टैक्स। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, तुम तो आज तक खूब ढेर सारा टैक्स जमा किए हो गवर्नमेंट के पास, है कि नहीं? बहुत जमा किए हो। आज तक तुमने कोई 1 रुपया भी टैक्स का जमा किया है गवर्नमेंट के पास? तुम्हारी अगर बात करें तो गवर्नमेंट को तुम टैक्स जमा करते हो, तुम्हारी बात करें तो जमा करते हो तुम? हाँ, तुमसे पूछ रहे हैं। तुम्हारा नाम रवि है, अमित है, आशुतोष है, हम वॉइस से पूछ रहे हैं। तुम जमा किए टैक्स अवनीश आज तक? कितना टैक्स जमा किए हो? लाखों रुपए? नहीं किए हो। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें ही नहीं मालूम। तुम जमा किए, तुम्हें ही नहीं मालूम तुम लाखों रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर चुके हो। जिस दिन पहली किलकारी मारे थे तुम पैदा होने के बाद, तब से लेकर आज तक तुम टैक्स जमा कर रहे हो। मालूम है तुमको? तो आज वही तो बता रहा हूँ, मालूम करो। इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो दवा खरीदने गए थे फर्स्ट टाइम, तुम्हारे मम्मी पापा जो तुम्हारे लिए दवा खरीदी थी उस पर उन लोगों ने टैक्स दिया था। जरा देखो, जब तुम कोई भी सामान खरीदो, ये सामान खरीदो, इस पर लिखा रहता है MRP इतना रुपए इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। कपड़े पहने हो, उस पर टैक्स दिया है तुमने? नहीं दिया है? हाँ, हर आदमी ने हर चीज पर टैक्स दिया। जो कॉपी पेन ये सब खरीद रहे हो, सब पर टैक्स देते हो तुम? देते हो नहीं देते हो? लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो आप टैक्स पे करके आ रहे हो। रास्ते में फल भी खा रहे होते हो ना, तो टैक्स दे करके खा रहे होते हो। बड़ा मीठा है, टैक्स नहीं फल। बात समझना। तो ये सारी चीजें क्या है? टैक्स का सिस्टम है। 2 तरह के टैक्स हैं, एक डायरेक्ट जो दिखता है और एक इनडायरेक्ट जो दिखता नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। आपके ऊपर कब टैक्स लगा आपको पता ही नहीं चला। लगना कहां से स्टार्ट हुआ था? जब से प्रोडक्शन हुआ था, तब से धीरे धीरे वो टैक्स बर्डन शिफ्ट होते होते आप तक पहुंच गया। अब तुमने फल खा लिया, अब इसके बाद टैक्स बर्डन शिफ्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्स is to be cannot be shifted from one person to another. It is to be borne by those person who are the ultimate users of the consumers. जो अल्टीमेट कंज्यूमर होते हैं उनको अपनी जेब से ही पेमेंट करना पड़ता है। इनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और एक बंदे से दूसरे बंदे पर शिफ्ट होता चला जाता है जब तक कि वो अल्टीमेट कंज्यूमर उस चीज को पर्टिकुलर कंज्यूम ना कर ले। ठीक, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अभी देखते हैं कैसे बर्डन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? एक्साइज ड्यूटी,
कस्टम ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, आता है ना। ये सारे टैक्सेस हैं जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। ये सारे टैक्सेस क्या है हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये भी दो तरह से हैं, जरा ढंग से देखना। जो इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल होता है या तो वो प्रोडक्ट पर एप्लीकेबल होगा या सर्विसेज पर, और ये किस पर एप्लीकेबल होता है, पर्सन पे। डायरेक्ट टैक्स हमेशा इंपोज किया जाता है पर्सन पे, इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज किया जाता है या तो प्रोडक्ट पर या तो सर्विस पे। जो टैक्स प्रोडक्ट पर चार्ज किया जाता है उनको हम लोग नाम देते हैं एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड वैट। ये प्रोडक्ट पर चार्ज किए जाते हैं। सर्विस टैक्स किस पर चार्ज किया जाता है, सर्विसेज पर। तो सर्विसेज पर सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। क्लियर है। ये डायरेक्ट टैक्स और ये इनडायरेक्ट टैक्स। आप हमारे पास पढ़ने आए, क्या हमको आप पेमेंट करेंगे, सर्विस टैक्स। ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। क्लियर है। हटा सकते हैं इसको, नोट करना हो नोट कर लो। हम लोग आज बात किसकी करने जा रहे हैं, सर्विसेज की या सर्विस टैक्स की। चलो, सर्विस टैक्स हमेशा सर्विस पर चार्ज किया जाता है। किस पर चार्ज किया जाता है, सर्विस पर चार्ज किया जाता है। ये कैसे डिफरेंट है हमारे प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में क्या फर्क होता है। प्रोडक्ट में 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस या कॉस्ट या ओवरहेड्स। हाँ या ना। कोई भी प्रोडक्ट देख लो आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। जबकि अगर हम सर्विस की बात करें तो उसमें मिलेगा आपको लेबर एंड ओवरहेड। ओवरहेड मीन्स अदर एक्सपेंडिचर्स। मटेरियल नहीं मिलेगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं और साथ में मैंने असाइनमेंट दिया, ये मटेरियल ही तो है। तो कहोगे सर मटेरियल है, लेकिन ये मटेरियल बहुत नॉमिनल कॉस्ट का है। मेरी सर्विसेज अगर 20,000 की हैं तो इसकी कॉस्ट कुल मिलाकर के 100, 200 या 500 रुपए होंगी। हाँ या ना। तो सर्विसेज में मटेरियल कॉस्ट बहुत नॉमिनल होता है, अगर होता भी है तो ठीक। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो मटेरियल एक सब्सटेंशियल पोर्शन कॉस्ट का कवर करता है। क्लियर है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं आज की डेट में, सर्विस की बात कर रहे हैं। होता क्या था 94 के पहले, केवल प्रोडक्ट पर टैक्स लगता था। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये सारे चार्ज होते थे प्रोडक्ट पर, और सर्विस पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगता था। ऑल द सर्विसेज वेयर एग्जेम्प्ट, मीन्स नो एनी सर्विस वॉज चार्ज टू टैक्स। किसी ने सोचा भी नहीं था। एक महोदय है जिनका नाम था डॉक्टर राजा चेल्लिया, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसके लिए रिकमेंडेशन दी कि सर्विस टैक्स चार्ज होना चाहिए। आखिर फर्क क्या है,
मैं पेन बेचूं या सर्विस बेचूं, मैं सामान ही तो बेच रहा हूं। मैं पेन बेचता हूं, अंतर यह है ये दिखता है, सर्विसेज बेच रहा हूं वो दिखता नहीं है। क्या सर्विस को छोड़ दें टैक्स से? सामान पर आप टैक्स लगा रहे हो, सर्विस को क्यों छोड़ रहे हो? केवल मटेरियल के होने न होने के कारण आप टैक्स नहीं लगाओगे क्या सर्विसेज पर? पहली चीज। और दूसरी चीज, हम लोगों को 94 के पहले इतनी जरूरत भी नहीं महसूस हुई थी सर्विस टैक्स की, क्योंकि सर्विसेज का बहुत कम रोल था हमारी इकोनॉमी में, जीडीपी का बहुत कम हिस्सा था। जो सर्विस टैक्स का, जो सर्विस का एक पोर्शन होता है टोटल जीडीपी में, वो बहुत कम था, तो गवर्नमेंट ने भी उस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जरा देखो, तुम लोगों ने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा हो तो हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर माने जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में अपनी इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे होते हैं, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा वैल्यू रखती है। यहाँ पर टोटल जीडीपी का मैक्सिमम पोर्शन एग्रीकल्चरल पोर्शन होता है। हम लोग और ग्रोथ करते हैं, हम लोग उस फेज से बाहर आ गए। अब हम सेकेंडरी सेक्टर में हैं। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहाँ पर अब मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का काम ज़्यादा हो रहा है ना। यानी हमारी जीडीपी का मैक्सिमम पोर्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, प्रोडक्शन का है, ग्रोथ हो रही है बहुत तेज़ी से। लेकिन इन दोनों ग्रोथ के बाद जब हम तीसरे फेज में आते हैं, एंटर करते हैं, तो वो होता है सर्विस सेक्टर। जब इंडस्ट्रियल फेज एक लिमिट पर आकर रुक जाता है, यहाँ ग्रोथ होता है, उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं होता, उस समय हमारा सर्विस सेक्टर आता है। यानी तीसरा सेक्टर किसी भी इकोनॉमी का स्टार्ट होता है, कौन सा? सर्विस सेक्टर, जहां पर सर्विस ज्यादा वैल्यू रखती है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल से। मैंने ये नहीं कहा वो पीछे हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग, बट इन कंपेरिजन टू सर्विसेज दे हैव लेसर ग्रोथ। उनकी ग्रोथ सेक्टर कम है, ग्रोथ का एरिया कम है, ग्रोथ रेट कम है। क्लियर है? तो हमारे देश में आज की डेट में क्या है, सर्विस सेक्टर बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और कोई भी देश जो अंडर डेवलप्ड यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर, डेवलपिंग यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या प्रोड्यूसिंग सेक्टर, टू डेवलप्ड कंट्री यानी कि टेरिटरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में एंट्री करती है धीरे धीरे। तो आज हमारी भी इकोनॉमी क्या हो रही है, धीरे धीरे सर्विसेज पर ज़्यादा फोकस कर रही है। हमारी इकोनॉमी का मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है सर्विस सेक्टर। हमें अच्छी तरह मालूम है हमें अपनी डेवलपिंग इकोनॉमी को कहाँ पर ले जाना है, डेवलप्ड इकोनॉमी में ले जाना है। और सर्विसेज ज़्यादा वैल्यू रखेंगे, अगर हम सर्विसेज पर टैक्स लगाएंगे ही नहीं तो हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगी? हमारे ऊपर जो एक तरह से जो मैक्सिमम पोर्शन था वो तो बिना टैक्स के रह गया ना। जो हमारी जीडीपी का मैक्सिमम पोर्शन है वो बिना टैक्स के रह गया। तो उस पर टैक्स लगाने के लिए फर्स्ट टाइम 94 जब फाइनेंस एक्ट 94 प्रेजेंट किया जा रहा था, कौन सा? फाइनेंस एक्ट 94, यानी प्रीवियस ईयर 94-95 के लिए, असेसमेंट ईयर 95-96 के लिए फर्स्ट टाइम। उस समय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे आज के हमारे प्रधानमंत्री, कौन? मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय हमारे क्या हुआ करते थे? फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट आपके इंट्रोडक्शन के पार्ट में साफ साफ लिखा है। उन्होंने 3 लाइनें बोली। क्या लाइनें बोली जरा ढंग से देखें। लास्ट की 3 लाइनें मैं पढ़ रहा हूं। देयर इज नो साउंड रीजन, देयर इज नो साउंड रीजन फॉर एग्जेम्प्टिंग सर्विसेज फ्रॉम टैक्सेशन। हमारे पास कोई ऐसा रीजन है ही नहीं कि हम सर्विसेज पर टैक्स न इंपोज करें। मेरी बात समझना, कोई ऐसा रीजन हमें बता दो कि सर्विसेज पर टैक्स न इंपोज करें। पहली चीज। आगे, व्हेन गुड्स आर टैक्सेबल, अगर गुड्स पर टैक्स लगता है तो सर्विसेज पर क्यों नहीं? एंड मेनी कंट्रीज ट्रीट गुड्स एंड सर्विसेज अलाइक फॉर टैक्स पर्पसेज। अलाइक का मतलब होता है समान रूप से, यानी टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई कंट्रीज सर्विसेज और प्रोडक्ट दोनों को एक तराजू पर तौलते हैं। केवल प्रोडक्ट का दिखना या न दिखना उनको टैक्सेशन के स्कोप से हटा नहीं सकता। क्लियर है? फिर से पढ़ता हूं। So, in 1994, Dr. Manmohan Singh, who was the finance minister at that time, introduced service tax with 3 services at the initial stage. 3 सर्विसेज के साथ फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग हुई सर्विस टैक्स की। कौन सी 3? आगे बात करेंगे। The exact wording where there is no sound reason for exempting services from taxation when goods are taxable and many countries treat goods and services alike for tax purposes. Clear है?
क्यों ना, सामान पर आप टैक्स लगा रहे हो, हम ये खरीदने जा रहे हैं तो आप इस पर टैक्स लगा रहे हो, ये पेन खरीदने जा रहे हैं आप इस पर टैक्स लगा रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हैं आप टैक्स लगा रहे हो, लेकिन प्रोडक्ट पर लगा रहे हो, सर्विसेज पर क्यों छोड़ रहे हो? सर्विसेज पर भी टैक्स लगना चाहिए। क्लियर हुआ? जरा आप ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ें और उसके बाद बताएं, कोई डाउट हो तो बताएं उसमें। चल सकते हैं आगे। द गवर्नमेंट प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस इन इंडिया एंड कस्टम ड्यूटीज ऑन इंपोर्टेड गुड्स। मैं एक हल्का सा बैकग्राउंड दे दूं, सही बात भी है कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं एक्साइज ड्यूटी किस पर लगता है, कस्टम ड्यूटी किस पर लगता है और वैट किस पर लगता है। एक्साइज ड्यूटी इन इंडिया में जैसे ही कोई सामान अपनी आइडेंटिटी अटेन करता है इन इंडिया, अगर जैसे ही कोई प्रोडक्शन ऑपरेशन होता है और कोई सामान अपनी आइडेंटिटी अटेन करता है, तुरंत उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। देयर मस्ट बी अ गुड्स, फर्स्ट कंडीशन, गुड्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। देयर मस्ट बी अ गुड्स एंड गुड्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अगर ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो उसको हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी लगने लायक सामान है। अब किस पर लगता है किस पर नहीं, दैट इज अनदर मैटर। यानी जैसे ही कोई सामान बना एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो गई, भले ही वो बिका या नहीं बिका। सोचो कितनी बड़ी बात है, सामान सेल हुआ या नहीं हुआ, ये कोई कंसर्न नहीं रखता, गवर्नमेंट को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि सामान आपका सेल हो रहा है या नहीं हो रहा। एज एंड व्हेन the goods gets its identity, the excise duty will be imposed automatically. Now when it will be collected, there is another matter. This is another matter. ये हमारा बाद का मैटर है कि हम उसको कलेक्शन किस स्टेज पर कर रहे हैं। तुरंत मैन्युफैक्चर होते समय या फैक्ट्री गेट के रिमूवल के समय, वो तुम लोग सीए फाइनल या सीएस फाइनल में स्टडी करोगे। आगे चले। दूसरा, कस्टम ड्यूटी कब लगती है? आप जब आउटसाइड इंडिया से कोई सामान इंपोर्ट करते हो तो आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है। जब आप कोई आउटसाइड इंडिया से सामान इंडिया में ले आते हो तो आपके ऊपर क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी। तीसरा, वैट। जब आप कोई सामान सेल करते हो तो आपके ऊपर सेल्स टैक्स यानी कि वैट चार्ज होगा। अब क्लियर हुआ? सर्विस टैक्स, जब हम सर्विसेज देंगे तो सर्विस टैक्स लगेगा। हाउएवर रेवेन्यू रिसीट फ्रॉम कस्टम एंड एक्साइज हैव बीन डिक्लाइनिंग। बिल्कुल सही बात है, हम लोग सर्विस सेक्टर में अब बढ़ रहे हैं, वो घट रहा है। ऑन द अदर हैंड सर्विस सेक्टर हैज बीन ग्रोइंग। टिल 94 सर्विसेज इन आवर कंट्री वेयर नॉट टैक्सेबल। मैंने बताया टिल 94 हमारी इंडिया में कोई भी सर्विस टैक्स नाम की चीज नहीं थी। In our country goods were taxed, but in most of the developed countries, underline कर लें, most of the developed countries the goods and services both were taken on the same footing as far as the tax is concerned. So in 94 Dr. Manmohan Singh, who was the finance minister at that time, introduced service tax with 3 services at the initial stage, and the exact wording of the finance minister were, there is no sound reason for exempting services from taxation when goods are taxable, and many countries, most of the countries treat goods and services alike for tax purposes. That's it. Clear हुआ? अब कोई डाउट है इसमें? हाँ बोलें। कस्टम और एक्साइज का रोल अब कंपैरेटिवली कम हो रहा है हमारी देश की जीडीपी में।
गवर्नमेंट के पास अर्निंग का जो सोर्सेज होता है, एक बात बताओ, मैं जितना कमा रहा हूँ मैं खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, पीने का मतलब पानी खाना पीना हो जाता है, तुम लोग गलत सेंस में मत लेना, खाना पीना हो जाता है आराम से, ठीक है, तुम लोग हमेशा गलत ही सोचोगे, अरे हम चाय पीने की, अभी चाय आने वाली है, तो खाना पीना आराम से हो जाता है। मेरे घर का क्या ज़रूरत है आगे बढ़ने की, बोलो ना, क्या ज़रूरत है आगे बढ़ने की। कुछ लोग होते हैं बड़े ही संतोषी स्वभाव के होते हैं, जो मिला ठीक है कि नहीं, 10,000 मिल रहा है, 20,000 ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पेट भर जाता है, ज़्यादा लालच नहीं, अरे मिलेगा तब ना लालच करोगे बात समझना, जब मिल ही नहीं रहा है तो लालच किस चीज़ की। ठीक, हम लोग ग्रोथ करना नहीं छोड़ते, तो हम लोग की इंडिया में सबका पेट भर रहा है, देखो ना, गवर्नमेंट ने कह दिया खाद्य सुरक्षा बिल ला दिया, आप लोग का पेट अब भर जाएगा, अब गरीब भी भूखा नहीं रहेगा, बात खत्म। हमसे 2 रुपया लेगा, भीख जाएगा, 1 किलो चावल खरीदेगा, खा लेगा, मेरी बात समझना, वो भी अब भूखा नहीं रहेगा। जब कोई भूखा नहीं रहेगा तो अब जरूरत क्या है आगे बढ़ने की, छोड़ दें ग्रोथ करना छोड़ दें, आगे बढ़े। हर चीज़ का एक सेक्टर होता है। 10th के बाद 12th में आए थे या पहले 12th पास किए थे फिर 10th में आए थे? पहले 10th फिर 12th। उसी तरह हर चीज़ की ग्रोथ होती है, पहले तुम 5 साल के थे, बाद में 10 साल के बने, या 10 साल से 5 साल के हुए। हर चीज़ का एक फेज़ बना हुआ है, हाँ, हर चीज़ का एक फेज़ बना हुआ है। जब हम लोग आज से 40 साल पहले, मैं नहीं 40 साल पहले, मेरी नानी दादी कहती हैं घी इतना सस्ता हुआ करता था, आज इतना महंगा क्यों हो गया। तो हर चीज़ का एक फेज़ है। पहले 40 रुपए में ज़मीनें बिक जाती थी, अब 40 रुपए में सब्जी नहीं मिलती। अंतर समझना, नहीं समझे? तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फेज़ आगे बढ़ रहा है। पहले तुम कभी मोबाइल तुम्हारे मम्मी पापा लेकर कभी नहीं घूमे होंगे, किसी के भी, तुम्हारे नहीं, किसी के भी मम्मी पापा नहीं लेकर घूमे होंगे, लेकिन आज हर कोई लेकर घूम रहा है। एक एक बच्चे के पास 2-2 मोबाइल है कि नहीं? 2-2 मम्मी पापा नहीं, 2-2 मोबाइल तो ढंग से सुनना, तो 2-2 मोबाइल, गैजेट्स हैं, माइक्रोमैक्स है, सैमसंग है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक फेज़ में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला फेज़ क्या है कि हमारे यहाँ सर्विसेज बढ़ रही हैं, लोगों को सर्विस पर ज़्यादा समझ में आ रहा है। हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो या कंसल्टेंसी इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह की हम लोग सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर्स इंजीनियर्स ज़्यादा बन रहे हैं, हाँ है ना? तो सर्विस सेक्टर बूम कर रहा है, उसका रोल ज़्यादा प्ले हो रहा है। तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं चाहिए, गवर्नमेंट उस टैक्स हटा दे, वो सिस्टम हटा दे, ठीक है, जो आता था सर्विस, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज, कस्टम, आने दो जैसे आता था, क्या जरूरत है, वो भी तो ग्रोथ ही कर रहा है। लेकिन एक बड़ा ग्रोइंग सेक्टर हम कहीं ना कहीं छोड़ दे रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं टैक्स लगाने से। पक्की बात है ना? तो उस पर टैक्स लगाने के लिए जरूरी था कि हम लोग क्या करें, सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस करें। चलें आगे। आगे एक और लाइन दी है जो मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, Was providing services till 94 not taxable at all? क्या जवाब रहेगा आप? क्या 94 से पहले किसी सर्विस पर सर्विस टैक्स नहीं लगता था? नहीं लगता था, वो तो तुम लोग को मालूम है, बता ही दिया। जरा पढ़ें इसको। Yes, exactly. The providing services were not taxable in our country till 94. But since in most of the countries the services are taxable, hence there was a talk in our country to introduce service tax. Further in 90, the tax reform committee, underline कर लें, टैक्स रिफॉर्म कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट डॉक्टर राजा चेलिया, अब लेट हुए हैं, उस समय लेट नहीं थे, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ऑफ लेट डॉक्टर राजा चेलिया हैज ऑल्सो रिकमेंडेड इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विस टैक्स टू ब्रॉडन द बेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो डॉक्टर राजा चेलिया थे जिन्होंने 1990 में, जो टैक्स रिफॉर्म कमेटी के चेयरमैनशिप पर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक रिकमेंडेशन की कि हमारे ऊपर, हमारे कंट्री में भी, हमारे ऊपर नहीं, हमारी कंट्री पे भी सर्विस टैक्स लगना चाहिए। ठीक, दूसरा देखें, फर्दर इन 90 हो गया। फर्दर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी वाज इंक्रीजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, हेंस देयर वॉज अ नीड टू टैक्स द सर्विसेज एज गुड्स आर टैक्स। जैसे गुड्स पर आप सर्विसेज लगाते हो, उसी तरह से आपको सर्विसेज पर भी टैक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों, जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, पक्का क्लियर है?
हाउ मेनी सर्विसेज वेयर कवर्ड इन द फर्स्ट ईयर, मैंने शायद तुम लोग को थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं बताऊंगा कितनी सर्विसेज थी। बताओ, नंबर ऑफ सर्विसेज तो मैंने बता दी थी फर्स्ट पैरा में ही ऊपर ऊपर। देयर वर थ्री सर्विसेज विच वे चार्ज टू टैक्स फर्स्ट टाइम इन इंडिया। 3 सर्विसेज थी, बैठे, 3 सर्विसेज थी जिन पर फर्स्ट टाइम टैक्स लगा। फर्स्ट टाइम 3 सर्विसेज थी। कितनी सर्विसेज थी? 3 सर्विसेज पर टैक्स लगाया गया था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था सर्विस टैक्स को फाइनेंस एक्ट 1994 के चैप्टर नंबर 5 में, फिर से सुनना, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था सर्विस टैक्स को फाइनेंस एक्ट 1994 के चैप्टर नंबर 5 को इंट्रोड्यूस करके। सर ये फाइनेंस एक्ट क्या होता है वो आप थोड़ा समझा दो ना। ये मैं ऑलरेडी तुम लोग को इनकम टैक्स पढ़ाते समय समझा चुका हूँ, लेकिन फिर से आज दोबारा समझाता हूँ, ढंग से 5 मिनट देखना, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, केवल काम की चीज़। हमारे यहाँ हर साल बजट बनता है, मालूम है ना। हर साल तुम लोग देखते होगे कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो बजट पेश करते हैं लोकसभा में, और सारे लोग आंखें फाड़ कर देखते हैं, देखो क्या हो रहा है, कुछ नई चीज़ टैक्स लग रहा है या कोई टैक्स हट रहा है, कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस हो रहा है क्या। देखो जरा, ये जो फाइनेंस एक्ट होता है, मान लो हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, 2 मिनट के लिए समझना। अब इस फाइनेंस एक्ट में तुम्हारा इनकम टैक्स भी होता है, सर्विस टैक्स भी होता है, कस्टम भी होता है, एक्साइज भी होता है, सारी टैक्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स होती हैं। अब फाइनेंस एक्ट की बात करें, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं हमारा प्रीवियस ईयर होता है 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2013, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2014। क्लियर है? हाँ या ना? अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2014, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015। हमें एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, हमें जानते हो कौन सी चीज़ नहीं समझ में आ रही? कि ये ईयर वो होता है जिसमें हम कमाते हैं, और जब हम कमा रहे होते हैं, यानी जब मैं 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2013 की बात कर रहा होता हूँ, तो जब मैं कमा रहा होता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि मेरे ऊपर कौन सा इस इनकम पर टैक्स लगेगा और किस इनकम पर कितना, किस रेट से कब लगेगा, ये मुझे मालूम होता है कमाते वक्त। लेकिन एक्चुअली हम उस टैक्स का पेमेंट उसी समय नहीं करते। कैलकुलेशन सारे कब होते हैं? असेसमेंट ईयर में। लेकिन इस प्रीवियस ईयर में ही हमें मालूम होता है। तो दिमाग से अगर ये बात है कि असेसमेंट ईयर में ही रूल पैदा होते हैं, बनाए जाते हैं, टैक्स कितना लगेगा आपके प्रीवियस ईयर की इनकम पर, ना भैया ना। गवर्नमेंट ने अपना बजट बना दिया, हमारा बजट बिगाड़ दिया, इसका मतलब हम कमा चुके, उसके बाद पता चला सारा का सारा टैक्स में देना है। अरे ऐसे कैसे? बात समझना, जब हम कमा रहे होते हैं उसी समय हमें पता होता है कि इस इनकम पर अगले साल हम पर किस रेट से और कितना टैक्स लगेगा। यानी इस समय मुझे मालूम है। जानते हो इस समय मालूम कैसे हुआ हमें? क्योंकि इस ईयर के स्टार्ट होने के पहले ही गवर्नमेंट ने हमको बता दिया। इस ईयर के स्टार्ट होने के पहले ही हमें गवर्नमेंट ने बता दिया। 12-13 के लिए फाइनेंस एक्ट लगा 2012, यानी इस ईयर के स्टार्ट होने के पहले गवर्नमेंट ने बजट पेश कर दिया। 1 महीना पहले, सुनते होगे फरवरी में आता है बजट, फरवरी में आता है। हाँ 28 फरवरी मालूम है, कई लोगों को नहीं मालूम। फरवरी में ये बजट आ जाता है 28 फरवरी को। पहले रेल बजट आता है, उसके बाद हमारा फाइनेंस बजट आता है। तो जब ये बजट आता है 28 फरवरी 2012, कब आया ये बजट? बोलो ना। और जब 28 फरवरी 2012 को बजट आया, उस समय बता दिया गया था, देख बेटा जो कुछ भी तू कमाएगा ना 1 अप्रैल 2012 से, आज से 1 महीने बाद से तेरे ऊपर ये सारे रूल लगेंगे जो 28 फरवरी 2012 को फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। बात समझना।
अब हम लोग इसमें कमा रहे हैं, हमें मालूम है हमारे ऊपर कौन सा फाइनेंस एक्ट लगेगा, लेकिन टैक्स कब लगेगा, मतलब टैक्स चार्ज कब होगा, एक्चुअली हमें पे कब करना पड़ेगा, सेटलमेंट कब होगा, वो असेसमेंट ईयर 13-14 में रिटर्न वगैरह दाखिल करके। अब बात समझ में आई, हाँ या ना? तो ये होता है फाइनेंस एक्ट। तुम लोग कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हो? जो बच्चे इस दिसंबर में एग्जाम देंगे, मान लेते हैं, उनका जो फाइनेंस एक्ट लगेगा 12। क्यों? जो बच्चे अगले साल एग्जाम देंगे मई 2014 में और नवंबर 2014 में, या जून 2014 में एंड दिसंबर 2014 में, उनके ऊपर कौन सा फाइनेंस एक्ट लगेगा? फाइनेंस एक्ट 2013। ये फाइनेंस एक्ट हर साल चेंज हो रहा है, देखो तो ये फाइनेंस एक्ट क्या हो रहा है, हर साल चेंज हो रहा है, इधर कुछ और इधर कुछ और। इस साल हो सकता है टैक्स रेट्स चेंज हो जाए, रूल्स चेंज हो जाए, कुछ नया सेक्शन आ जाए, कुछ पुराना हटा दिया जाए। ये डिटेलिंग रहती है, पूरा टैक्स नहीं रहता, केवल उतना ही पोर्शन रहता है जितना उस बेसिक एक्ट में चेंज होना है। हम लोग का बेसिक एक्ट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसमें चेंज करना है, फाइनेंस एक्ट ले आओ, फिर अगले साल चेंज करना है, फिर नया फाइनेंस एक्ट, फिर चेंज करना है, फिर फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट हर साल आता रहेगा। चलो, अगर ये एक्ट आता रहता है तो फर्स्ट टाइम जो सर्विस टैक्स के समय जो फाइनेंस एक्ट आया था, जानते हो उस समय कौन सा था? 1994, फाइनेंस एक्ट 1994। कौन सा था? तो फाइनेंस एक्ट 1994 जो प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 94 से लेकर 31 मार्च 95 के लिए, या असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 95 से लेकर 31 मार्च 96 के लिए था। अब क्लियर हुआ? पक्की बात है। तो फर्स्ट टाइम फाइनेंस एक्ट 1994 में, सोचो किसी एक्ट में नहीं, फाइनेंस एक्ट में एक चैप्टर नया पूरा इंट्रोड्यूस किया गया, चैप्टर नंबर 5। हम लोग जब भी चैप्टर लिखेंगे एक्ट में, ये इस तरह से रोमन वर्ड्स में होते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ये मत लिख देना, न्यूमेरिक वर्ड्स ना लिख देना, ठीक है ना? तो चैप्टर नंबर 5 इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंस एक्ट में, पूरा का पूरा एक चैप्टर ही इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें पूरे सर्विस टैक्स के बारे में डिटेलिंग थी। अब क्लियर है? जरा देखिए, 3 सर्विसेज आई थी। पहला टेलीफोन सर्विसेज। देखो गवर्नमेंट बड़ी बच बच करके काम करती है, मच मच करके काम नहीं करती, बच बच करके काम करती है। बच करके काम करने का मतलब क्या होता है कि एक नया टैक्स सिस्टम हम लॉन्च करने जा रहे हैं, एक नया टैक्सेशन सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं। और अगर अमिताभ बच्चन की मोहब्बतें पिक्चर का अगर वो एक डायलॉग देखो, वी हेट चेंजेस, तो कोई भी आदमी उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अगर किसी के ऊपर नया टैक्स लगाओ तो लोग क्या कहेंगे? नहीं भाई, नया टैक्स कैसे? लोग सड़कों पर उतर आएंगे, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। लोग कहेंगे ये हमारे अधिकारों का हनन है। क्या है? हनन है, हमारे ऊपर नया टैक्स लगा रहे हो। और ये था भी बेसिकली, अभी मैं उस पर भी आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद। तो हुआ क्या कि ये लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे तो अपने को थोड़ा सेफ साइड लगाकर ऐसी जगहों पर टैक्स लगाया जहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। गवर्नमेंट केवल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ये देखना चाहती थी, will we be get successful by imposing such type of service tax or we will be failure, ये केवल देखना चाहती थी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल यानी कि एक एक्सपेरिमेंट किया आप लोगों के ऊपर। गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम आपके ऊपर क्या किया, एक प्रयोग किया कि ले बेटा इन 3 चीज़ों पर हम सर्विस टैक्स चार्ज कर रहे हैं, अभी हम जरा देखें कि कैसे इसका मैनेजमेंट होता है, कैसे कंट्रोल होता है, क्या सिस्टम होना चाहिए और आप लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। और किन 3 सेक्टर्स पर टैक्स लगाया? टेलीफोन, नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड स्टॉक ब्रोकर सिस्टम पर। और इन तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फर्स्ट टाइम इन 3 सर्विसेज पर टैक्स लगा। सारी सर्विसेज पर लगा या 3 पर? तो इसका मतलब मैंने सेलेक्ट की ना सर्विसेज। गवर्नमेंट ने क्या की कि ये 3 सर्विसेज सेलेक्ट कर लो, इन 3 पर पहले बार टैक्स लगाते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन मिलता है मार्केट से। चलो, तो हाउ मेनी सर्विसेज वेयर कवर्ड इन द फर्स्ट ईयर? हो गया टेलीफोन, नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड स्टॉक ब्रोकर। टेलीफोन,
नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड स्टॉक ब्रोकर सिस्टम, इन 3 चीज़ों पर हमने फर्स्ट टाइम सर्विस टैक्स इम्पोज किया। सर्विस टैक्स वॉज रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट एंड देयर आर 2 अप्रोचेस। मैंने क्या कहा, हम लोगों ने क्या किया, सर्विसेज को सेलेक्ट किया। हमारे पास 2 तरीके थे। कितने तरीके थे? 2 तरीके थे। पहला तरीका सुनो, पहला तरीका, कल से सब लोगों के ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा, चाहे कोई भी सर्विस हो। बात समझना, कल से सब लोगों के ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा, चाहे सर्विस कोई भी हो। इसको हम कहते हैं कंप्रहेंसिव अप्रोच। इसको हम क्या कहते हैं? कंप्रहेंसिव अप्रोच। दूसरा कहते हैं तरीका, कल से इन 3 चीज़ों पर सर्विस टैक्स लगेगा, बाकी पर नहीं लगेगा। इसको हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव अप्रोच। क्या कहते हैं? सेलेक्ट करना, चीज़ों को पिक करना। यानी there were 2 systems, there were 2 approaches to impose the service tax. Now that was the first time in 1994 when the finance minister was imposing the taxes on us. Now there were 3 services which were picked. कितनी सर्विसेज थी? 3। कौन कौन सी वो 3 सर्विसेज थी? फर्स्ट वन टेलीफोन, सेकंड वन इज स्टॉक ब्रोकर एंड थर्ड वन इज नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को भी किनारे कर दिया गया। नॉन लाइफ इंश्योरेंस GIC, उन 3 सेक्टर्स को पिक किया गया और उनके ऊपर सर्विस टैक्स लगाया गया फर्स्ट टाइम। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ और गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ गई। गवर्नमेंट ने केवल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कि अच्छा लगेगा तो ठीक, नहीं लगा तो बेटा किनारे हम भी हो जाएंगे, तुम लोग भी किनारे। लेकिन हिट कर गया। अब शेर के मुंह में अगर खून लग जाए तो आगे से क्या होगा? वो और आदमखोर बनेगा। तो गवर्नमेंट ने वही काम किया। अब गवर्नमेंट के मुंह में पैसा लग चुका था कि इस सेक्टर से भी पैसा आ सकता है। अब गवर्नमेंट ने अगले साल फिर कुछ सेक्टर को चुना, इस पर भी टैक्स लगेगा। फाइनेंस एक्ट कौन सा? 95। कुछ और चैप्टर में सर्विसेज जोड़ दी गई। फिर 96, 97, 98, हर साल कुछ ना कुछ सर्विसेज लाते और 116, 120 सर्विसेज हो गई थी। 116 सर्विसेज हो गई थी जिनके ऊपर अभी 2 साल पहले तक 116 सर्विसेज हो गई थी। 94 से लेकर के फाइनेंस एक्ट पिछले 2 साल पहले, 1 साल पहले तक 116 सर्विसेज हो गई जिनके ऊपर क्या लगता था? सर्विस टैक्स। सोचो ये कौन सा अप्रोच मैंने यूज़ किया था, सेलेक्टिव अप्रोच या कंप्रहेंसिव अप्रोच? सेलेक्टिव अप्रोच। अब जब इतनी सर्विसेज धीरे धीरे लोग मानते गए, धीरे धीरे लोगों को पकड़ा गया, धीरे धीरे लोगों के ऊपर टैक्स लगाया गया कि सर्विस टैक्स लगेगा, सर्विस टैक्स लगेगा। जब पहली बार CA, CS और CW के ऊपर टैक्स आया था, तुम लोगों के ऊपर जब प्रोफेशनल बन जाओगे, हम लोग जब बने थे तो उस समय सर्विस टैक्स आया। सारे CA लोगों ने विरोध किया। जानते हो गवर्नमेंट ने चालाकी क्या की? लॉयर्स को किनारे कर दिया, कहा वकीलों पर टैक्स नहीं लगेगा, सर्विस टैक्स ना, गलत बात। CA, CS, CW पर टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट ने फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई। अगर वकीलों पर भी लगा देता तो एक बड़ा झमघट तैयार हो जाता, है कि नहीं? और वकील कहाँ पीछे रहने वाले थे दौड़ाने में? तो गवर्नमेंट ने पहले उनको, वकील चुपचाप अपने ऑफिस में है, CA, CS पर लगाया, हमारे ऊपर नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। फूट डल गई। एक ही प्रोफेशन के 2 लोग जहाँ पर साथ रहते थे अब दोनों अलग हो गए। अब CA, CS बवाल मचा दिए। लेकिन कहाँ कोई सुनने वाला था? मुट्ठी भर लोग है कि नहीं? हाँ, कहाँ ज़्यादा लोग थे? तो बेचारे हार गए, सर्विस टैक्स लग गया। CA, CS पर लग गया, अगले साल वकीलों पर भी लगेगा। अब CA वाले हैं, तुम तो बड़ा हंस रहे थे पिछले साल मेरे ऊपर, हैं टैक्स लग रहा था, बेटा तू भी निपट, फूट डालो, राज करो। उनके ऊपर भी टैक्स लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने बड़े ही सिस्टमेटिक वे से धीरे धीरे टैक्स को इम्पोज करना स्टार्ट किया और 116 सर्विसेज पर टैक्स लगाया। और जब इतनी सर्विसेज हो गई, हर सर्विस आ जा रही है, तो बाकी भी क्यों बची रहे? अब गवर्नमेंट थक गई थी सेलेक्टिव अप्रोच से। आखिर उसने एक डिसीजन लिया, कहा सेलेक्टिव अप्रोच को करो किनारे, अब क्या लाओ? तुम सब पर सर्विस टैक्स लगेगा। क्या बोला? अब सब पर सर्विस टैक्स लगेगा, केवल इन को छोड़कर। अब तक होता था इन पर टैक्स लगेगा, बाकी सब छोड़ दो। अब क्या है? सब पर टैक्स लगेगा, इस निगेटिव लिस्ट को छोड़कर। यानी जब भी हम कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट तैयार करते हैं या कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम यूज करते हैं, तुरंत हमको एक निगेटिव लिस्ट भी रिलीज करनी पड़ती है। कौन सी लिस्ट रिलीज करनी पड़ती है? निगेटिव, कि भैया इन पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, सब पर सर्विस टैक्स लगेगा, इन पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। आज की डेट में सिचुएशन ये हो चुकी है कि हम पर किस मेथड से टैक्स लगता है? कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच से।
पहले कब कैसे लगता था? सेलेक्टिव अप्रोच से। अब सेलेक्टिव अप्रोच को गवर्नमेंट ने कर दिया किनारे, अब हमारे ऊपर लगता है टैक्स कंप्रहेंसिव अप्रोच से, और हमारे ऊपर रिलीज की जाती है निगेटिव लिस्ट कि ये निगेटिव लिस्ट है, इनमें आने वालों को कोई सर्विस टैक्स नहीं देना। अब क्लियर है? पहले क्या पढ़ना पड़ता था? मैं अभी बताने जा रहा हूँ। पहले क्या पढ़ना पड़ता था? गर्ल्स ब्यूटी पार्लर में जाती थी, सुनना ढंग से, तो हेयर कटिंग का टैक्स लगता है नहीं लगता है, ये पढ़ना पड़ता था। आईब्रो का टैक्स लगता है नहीं लगता है, फेशियल का टैक्स लगता है नहीं लगता है। हम लोग जाते थे नाऊ की दुकान पे, हम लोग ब्यूटी पार्लर थोड़ी जाएंगे, हम लोग नाऊ की दुकान पे जाएंगे। सुनो, जैसे हो वैसे ही रहोगे ना तो एक बार हुआ क्या कि, सुनो ढंग से, एक बार एक औरत जा रही थी, 40 साल की रही होगी, ऊपर से ट्रक चढ़ गया, स्वर्ग में पहुंची। स्वर्ग में पहुंची तो भगवान ने कहा, ये किसको उठा ले आई यमराज? अभी तो इसकी 20 साल 30 साल उम्र और बाकी है, अभी ये 30 साल और जिंदा रहेगी, वापस भेजो इसको। गलत आदमी को उठा लाए, सॉरी गलत औरत को उठा लिया है। वापस आई, आँख खुली उसकी हॉस्पिटल में, उसको समझ में आ गया अभी तो मैं 40 साल और जिंदा रहूँगी, क्यों मर मर के जीना। गई ब्यूटी पार्लर में, 2 घंटे बाद निकली ब्यूटी पार्लर से, फिर एक ट्रक चढ़ गई। फिर स्वर्ग पहुंची। उसने कहा, भगवान ये तो धोखा है मेरे साथ, तुमने कहा था, अभी कल ही कहा था कि 40 साल और जिंदा रहूंगी, ये क्या एक ही दिन में फिर मार डाला? तो भगवान ने कहा, बहन धोखा मैंने नहीं तुमने किया, इतना लिपा पोती करवा ली थी, पहचानने में भूल हो गई। तो जैसे हो वैसे ही ना रहोगे। अब ठीक है, चले आगे। बहुत हंस रहे थे ना लोग। जिस दिन मम्मी मेकअप ना करे, बच्चा बोले कौन? बच्चा भी भूल जाए मम्मी आज तक मेकअप में देखता आया था, आज बिना मेकअप के। चलो ठीक है। Why we have adopted the selective approach? अगला पॉइंट है, why we have adopted the selective approach। अब तो समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने सेलेक्टिव अप्रोच क्यों यूज किया। आज के डेट पे कौन सा अप्रोच है? कॉम्प्रहेंसिव। लेकिन हम लोगों ने स्टार्टिंग कहां से की थी? सेलेक्टिव अप्रोच से। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड बेसिकली इन 2 पार्ट्स, द डेवलप्ड कंट्रीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। Though a major part of undeveloped countries is also there, but for taxation purpose we can divide the world as developed and developing countries. अंडर डेवलप्ड को किनारे करो। हम लोग जब भी वर्ल्ड को डिवाइड करने की बात करते हैं तो कहते हो अंडर डेवलप्ड है, म्यांमार की बात करते हो, डेवलपिंग की बात करते हो और डेवलप्ड की बात करते हो। हम जब भी टैक्सेशन पर्पज से वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं तो केवल 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेवलपिंग और डेवलप्ड, बात खत्म, तीसरा कोई हिस्सा नहीं होता। तो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ दीज सेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी हैज देयर ओन टैक्सेशन पॉलिसी एंड मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज हैव अडॉप्टेड द कंप्रहेंसिव अप्रोच। जो मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन लोगों ने कंप्रहेंसिव अप्रोच यूज किया हुआ है कि सारी की सारी सर्विसेज पर टैक्स लगाओ और ये निगेटिव लिस्ट है। बट द डेवलपिंग कंट्रीज हैव अडॉप्टेड द सेलेक्टिव अप्रोच एंड सिंस इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री हैंस वी हैड ऑल्सो, हैव हटा देना, हैड, that's why we had also adopted the same at initial level, but now we have switched over it from selective to comprehensive। लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे लिखा हुआ है what is the current situation, लिखा हुआ है ना, जरा देखें। right now we have switched over from selective approach to comprehensive approach, negative list is effective now and the rest all the services are taxable। यानी इसमें सारी सर्विसेज टैक्सेबल हो गई हैं। अब इसमें सारी सर्विसेज क्या हो गई हैं? टैक्सेबल हो गई हैं। हम लोगों ने एक निगेटिव लिस्ट रिलीज कर दी बस। अब हम भी डेवलप्ड कंट्री की तरह बात करते हैं, है कि नहीं? चलो
अब देखो जरा, एक गलती हो गई, हमसे नहीं, लॉ मेकर से। एक गलती क्या हुई कि जब शुरू में टैक्स आया था, सर्विस टैक्स, तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर आया। देखो तो हर चीज़ एक कहानी की तरह बंधी हुई है, एक दूसरे से याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब शुरुआत हुई थी, जब लॉ मेकर्स ने लॉ बनाया था सर्विस टैक्स को इम्पोज करना था, दे वर जस्ट ट्राइंग टू इम्पोज इट ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। वो देखना चाहते थे हमको कितनी रेवेन्यू और एक्सेप्ट करती है सोसाइटी या नहीं। उन्होंने केवल एक तीर छोड़ा और तीर निशाने पर जा लगा, तुक्का छोड़ा और तीर निशाने पर जा लगा। अब हर बार उस पर सर्विसेज जोड़ते गए। किस पर? चैप्टर 5 में। किस में? चैप्टर 5 में सर्विस जोड़ते गए, जोड़ते गए, जोड़ते गए। और चैप्टर 5 किस में बना था? फाइनेंस एक्ट 94। एक फाइनेंस एक्ट एक जिंदा होता है, अगले साल मर जाता है, फिर नया पैदा होता है, मर जाता है। लेकिन ये वो फाइनेंस एक्ट है जो तब से जिंदा है और आज तक जिंदा है, केवल इस चैप्टर की वजह से। बात समझना। होता क्या है कि जब भी कोई एक टैक्स इंपोज होता है, उसके साथ उसका एक एक्ट आ जाता है, इनकम टैक्स एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, कस्टम ड्यूटी एक्ट, एक एक्ट आ जाता है। इसका कोई ऑर्डिनेंस, इसका कोई बिल नहीं पास हुआ। ये आज तक फाइनेंस एक्ट 94 से गवर्न होता है, चैप्टर नंबर 5 से। किससे गवर्न होता है? चैप्टर नंबर 5 से ही गवर्न होता है। उसमें जो हम लोगों ने सेक्शंस डाले थे, उन्हीं सेक्शंस में हम आज भी अमेंडमेंट करते आ रहे हैं। आज भी सर्विस टैक्स बिना सर्विस टैक्स एक्ट के काम कर रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात है। आज भी सर्विस टैक्स बिना सर्विस टैक्स एक्ट के काम कर रहे हैं, यानी आज भी कोई कानून नहीं बना उसके लिए। अलग से कानून तो बना, प्रोविजंस बने, लेकिन एक सेपरेट एक्ट नहीं बना। क्लियर है? जरा देखें। द सर्विस टैक्स इज गवर्नड इन आवर कंट्री बाय फाइनेंस एक्ट 94। व्हाई द सर्विस टैक्स इज नॉट गवर्नड बाय सर्विस टैक्स एक्ट? है ना क्वेश्चन। देयर इज नो सर्विस टैक्स इन आवर कंट्री, अंडरलाइन कर लो इसको। तो एग्जाम में गलती से भी मत लिख देना सर्विस टैक्स एक्ट। एक्ट वर्ड यूज करने का मतलब आपने सब गलत लिख दिया। एक्ट वर्ड यूज मत करना। आगे से कभी भी सर्विस टैक्स के साथ कौन सा वर्ड यूज नहीं करोगे? एक्ट वर्ड यूज नहीं करोगे। There is no service tax in our country. The Finance Act 94, which was converted from Finance Bill 94, was the part of budget of 94, which was presented by Dr. Manmohan Singh in 94, when he was the finance minister of the country. One of the chapter number 5 of the Finance Act contained the statutory provisions as applicable with respect to the taxation of the services in our country. उस फाइनेंस एक्ट 94 में चैप्टर 5 को इंसर्ट करके वो सारे के सारे प्रोविजंस जोड़ दिए गए जो एक सर्विस पर लगने चाहिए, सर्विस टैक्स की तरह। ठीक। सो चैप्टर 5 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 94 इज द एक्ट फॉर टैक्सेशन ऑफ सर्विसेज इन आवर कंट्री। तो हम कभी नहीं कहेंगे कि सर्विस टैक्स एक्ट के सेक्शन फलाना, हम ये कहेंगे फाइनेंस एक्ट 94 के सेक्शन फलाना। ठीक है ना। At the first instances, only 3 services were covered under the net of service tax. Hence on experimental basis. किस पर? Experimental basis, the provisions might have been introduced in one of the chapter of the Finance Act at that time. ठीक हो गया? कोई दिक्कत हो तो बोलो। Is it applicable to whole of India? क्या ये पूरे हिंदुस्तान पर इक्वली एप्लीकेबल होता है? गलत बात। ढंग से सुने। क्या सर्विस टैक्स पूरे इंडिया पर इक्वली एप्लीकेबल होता है? यस, बट एक्सेप्ट, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। शायद ये कहानी आप लोगों को मालूम ना हो, मैं बताऊंगा बाद में, नेक्स्ट क्लास में हम इस कहानी को डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो आज बताना है वो ढंग से सुने कि सर्विस टैक्स
एक्ट नहीं, सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। इंडिया की मीनिंग भी हम लोग देखेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिया। इंडिया इंक्लूड्स पाकिस्तान, इंडिया इंक्लूड्स बांग्लादेश, सब चीज़ देखेंगे, है या नहीं है वो सब देखेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर वगैरह सब देखेंगे, उसके आगे की चीज़ें फिलहाल। तो सर्विस टैक्स अप्लाइज इक्वली होल ऑफ इंडिया बट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके ये सर्विस टैक्स पूरे इंडिया पर समान रूप से प्रभावी है। क्या क्लियर है? यानी ढंग से देखना इधर, ये है दिल्ली और ये है यूपी, इतना दूर नहीं है, बीच में गाजियाबाद बगल में आ जाएगा, ये है यूपी, ठीक है ना। दो पार्टीज होंगी, एक सर्विस प्रोवाइडर, क्या होगा, मैं अभी इस समय मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ यू आर सर्विस रिसीवर। जैसे सिग्नल रिसीव होता है ना तो उसी तरह सर्विसेज रिसीवर, तुम लोग सर्विस रिसीवर का काम कर रहे हो। तो सर्विस प्रोवाइडर मैं, सर्विस रिसीवर तुम। सर्विस के दो पार्टीज होती हैं, सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर। जिस तरह सेल्स टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, ये सेलर है, ये परचेजर है, इसने इसको नमक बेचा, कौन सा नमक, देश का नमक, टाटा नमक। इसने इसको क्या बेचा, मारो गोली नमक को, कुछ और ले आते वैसे ही खूब गोलियां चली थी उस पर, तो हम लोग भी एक गोली चला दें, मारो गोली नमक को। हम ये खरीदने गए, मैं दुकानदार से क्या खरीदने गया, ये इंक। दुकानदार ने हमसे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स 30 रुपये ले लिया। वर्ड ढंग से सुनना, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कितना ले लिया, 30 रुपये। उसने सामान का दाम लिया 25 और 5 रुपये किसका लिया, ये टैक्स इसका अपना है, नहीं ये इसका अपना टैक्स है, जिससे जितना वसूल लो। ये इसने हमारे और गवर्नमेंट के बीच में बिचौलिए यानी कि एजेंट का काम किया। क्या काम किया, एजेंट का काम किया। इसने केवल सर्विस टैक्स कलेक्ट किया और ये 5 रुपये इसने गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिए, सेल्स टैक्स के नाम से गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया। इज वर्किंग लाइक एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। वॉट एवर द इनडायरेक्ट टैक्स ही विल कलेक्ट फ्रॉम अस, he is responsible to pay all of those taxes to the government. Clear? जो कुछ भी ये टैक्स के नाम पे कलेक्ट करेगा वो सारा का सारा गवर्नमेंट को जमा करेगा। अपना पैसा अपने पास रखो ना, गवर्नमेंट का पैसा अपने पास कैसे रखे हुए हो, ये तो गवर्नमेंट का टैक्स लियो। टैक्स तुम कौन होते हो वसूलने वाले, तुम टैक्स वसूलते हो, नहीं वसूल सकते। तुम सामान का दाम वसूलो, तुम टैक्स कैसे वसूल सकते हो, टैक्स तो गवर्नमेंट वसूल सकती है ना केवल, हाँ या ना। तुम तो हफ्ता वसूल सकते हो तो तुम कहाँ से टैक्स वसूलोगे। मुन्ना भाई देखो, तो गवर्नमेंट को हमें 5 रुपये करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 5 रुपये जमा करने पड़ेंगे, पक्की बात है, हाँ या ना। ये काम होता है इस तरह से। यहाँ पर भी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, तुम लोगों को सर्विसेज दी और तुम लोगों से फ़ीस चार्ज की, फ़ीस के साथ मैंने सर्विस टैक्स कलेक्ट किया। यहाँ पर मैं हूँ, मैंने 2 चीज़ें की, सर्विसेज दी, अपनी फ़ी कलेक्ट की, प्लस क्या कलेक्ट किया, सर्विस टैक्स। मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। मैंने जब तुमको रसीद काट करके दी तो उसमें लिखा था फीस इतनी और सर्विस टैक्स इतनी। अब इस सर्विस टैक्स को मैंने किससे वसूला, रिसीवर से, और इस सर्विस टैक्स को मैं कहाँ जमा कर दूंगा। अब क्लियर है, यानी मैं एक एजेंट की तरह काम कर रहा हूँ। अल्टीमेटली बर्दाश्त कौन किया,
बर्दाश्त कौन किया? टैक्स का बर्डन किसके ऊपर चार्ज हुआ? तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर, या गवर्नमेंट के ऊपर? तुम लोगों के ऊपर, क्योंकि तुम ही लोगों की जेब से वो टैक्स का अमाउंट निकला और मेरे हाथ में आया, मेरा कया गया, जो मैं रोता हूँ। तुम्हारी ओर से टैक्स आया, वो टैक्स मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, मेरे हाथ में क्या आया? कुछ नहीं, मैं तो एक एजेंट की तरह काम कर रहा हूँ। क्लियर है? तो सर्विस प्रोवाइडर हमेशा नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में ये एक एजेंट की तरह काम करते हैं, ये टैक्स वसूलते हैं और गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देते हैं, इनकी जेब से कुछ जाता नहीं है। ठीक है ना? यूपी में सर्विस प्रोवाइडर बैठा हुआ है और यहां सर्विस रिसीवर बैठा हुआ है। ये इसको सर्विस देगा, यहां से टैक्स के साथ पैसा ले लेगा, यानी इसके पास सर्विस टैक्स आ गया और इसने गवर्नमेंट को जमा कर दिया। क्लियर? अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है? रिसीवर के ऊपर। अच्छा, यहां पर सर्विस प्रोवाइडर है, यहां सर्विस रिसीवर है। इसने इसको सर्विस दी और इससे पैसा लिया टैक्स का भी, और टैक्स को कहां जमा कर दिया? गवर्नमेंट के खाते में। टैक्स का बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है? रिसीवर के ऊपर। क्लियर है? लेकिन अगर अब मैं बात करूं दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर की 2 मिनट के लिए, ये है जम्मू एंड कश्मीर, यहां सर्विस प्रोवाइडर, यहां सर्विस रिसीवर। बस एक चीज याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों पर डंडा मत फेंकना, उनको दुख मत पहुंचाना। उनको दुख कब पहुंचेगा? जब उनकी जेब से हम पैसा निकालेंगे। किस नाम से? सर्विस टैक्स के नाम से। ये सर्विस रिसीवर है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये इनसे पैसा लेगा, सर्विस टैक्स का नहीं ले सकता। अब बात समझ में आई? बात समझ में आई? सर्विस टैक्स का पैसा इससे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली बियर कौन करेगा? जम्मू एंड कश्मीर के लोग। अच्छा, अगर ये सर्विस प्रोवाइडर है और ये सर्विस रिसीवर है, तो डंडा किसके ऊपर चलेगा? रिसीवर या प्रोवाइडर? रिसीवर। तो क्या हम इनसे सर्विस टैक्स वसूल सकते हैं? हाँ। तो ये जब भी इनको सर्विस देगा, सर्विस टैक्स वसूलेगा और ये सर्विस टैक्स जमा कर देगा गवर्नमेंट के पास। दोनों में फ़र्क समझ में आया? नहीं, दोनों में फ़र्क समझ में आया। केवल एक चीज़ याद रखनी है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों पर हम लोग को डंडा मारने की ज़रूरत नहीं है। उनकी आंखों से क्या न गिरे? आंसू न गिरे, बस इतना याद रखना है। ये चीज़ क्लियर है? हाँ, मैं बोला तो वही तो मैंने समझाया। अगर मैं सर्विस रिसीवर हूं तो मुझे तो टैक्स देना ही देना है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का बंदा अगर सर्विस रिसीवर है तो उसको सर्विस टैक्स नहीं देना। मैं अगर जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को पढ़ा रहा हूं यहां से, तो उनसे सर्विस टैक्स नहीं ले सकता। वहां का कोई टीचर हमें पढ़ाएगा तो हमसे वो सर्विस टैक्स ले सकता है। अब बात समझ में आई? ये डिफरेंस क्यों है नेक्स्ट क्लास में इसकी डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी हम उस मैटर पर नहीं जा रहे। जरा देखें आगे। Is it applicable to whole of India? Yes, section 64 of the Finance Act, and you will find that service tax is applicable the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. क्यों? तो अंडरलाइन कर लें, except the state of Jammu and Kashmir. एक प्रॉब्लम और आई कि सर जब एक्ट बना नहीं, भाई अगर हम बात करें कस्टम्स एक्ट की, इनकम टैक्स एक्ट की, कंपनीज एक्ट की, तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कंपनीज एक्ट के लिए एक अथॉरिटी बनी हुई है, सुपर पावर, कंपनी लॉ बोर्ड, जिसको हम CLB बोलते हैं। अच्छा, कंपनी लॉ बोर्ड बना हुआ है, अब उसका नाम चेंज हो गया, मालूम होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। हाँ, ऑर्डिनेंस, वो तो MCA 21 है, छोड़ दो। चलो, ये हम लोग की CLB सुपर पावर है। इनकम टैक्स एक्ट में, डायरेक्ट टैक्स में कौन अथॉरिटी है संभालने वाली, रूल्स एंड रेगुलेशन देखने वाली? जैसे एक कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, उसी तरह क्या होगा? बोलो ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स को निगरानी में कौन देखता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। CBDT, कंपनी लॉ को कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनीज को कंपनी लॉ बोर्ड, और डायरेक्ट टैक्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज और कस्टम को CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ये उसकी अथॉरिटी होती है, सुपर पावर होती है। तो हर एक एक्ट के लिए उसकी एक अथॉरिटी बनी हुई है, ताकि रूल्स रेगुलेशन ढंग से फॉलो हो पा रहे हैं या नहीं ये देखने के लिए। जब सर्विस का टैक्स का कोई एक्ट नहीं बना तो अब हम क्या करें? सर्विस टैक्स को एडमिनिस्टर कैसे करें, उसका प्रिंसिपल किसको बनाएं? जब एक्ट बना ही नहीं तो हम उसका प्रिंसिपल किसको बनाएं? कहा गया एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर है ना, ठीक, कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। ये जो CBEC है, जो इनडायरेक्ट टैक्स का काम देखती है, एक्साइज और कस्टम का, बड़े अच्छे लोग होते हैं, एक्साइज और कस्टम का काम देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का एक और इनडायरेक्ट टैक्स उनके ऊपर दे मारो। मेरी बात समझना। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ही ये काम देखती है। जब एक्ट है ही नहीं तो कोई तो काम देखेगा, किसके सुपुर्द किया गया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। In India, we don't have separate service tax department, and the service tax in our country is governed by, and the service tax in our country is governed by the CBEC, Central Board of Excise and Custom. ठीक है, नीचे भी ये जरा पढ़ लेंगे, 4 लाइनें पढ़ लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वगैरह। जो फाइनेंस एक्ट होता है, मैंने उसमें बताया, उसमें सर्विस टैक्स के भी मैटर्स रहते हैं, उसमें इनकम टैक्स के भी मैटर रहते हैं, उसमें कस्टम के भी रहते हैं, उसमें एक्साइज के भी रहते हैं, सारे मैटर्स रहते हैं जो रेवेन्यू से रिलेटेड है। ठीक है ना? तो जितने भी मैटर रेवेन्यू से रिलेटेड होंगे वो सारे मैटर फाइनेंस एक्ट में आएंगे। अब जो जिसका मैटर है, अगर उसमें इनकम टैक्स का मैटर है तो CBDT उसकी अथॉरिटी है, सर्विस टैक्स का है तो CBEC, एक्साइज का है तो CBEC, कस्टम का है तो CBEC, अपने आप वो चीज़ें वहाँ शिफ्ट हो जाती हैं। अब क्लियर है? ये नहीं कि पूरा फाइनेंस एक्ट एक आदमी कंट्रोल करेगा, अरे जो जिसका मैटर है वो अपना अपना हिस्सा बांट लेगा। क्लियर? थैंक यू बच्चों।